नमस्ते नमस्कार साथियों, यह कहानी उन भावनाओं और रिश्तों के जाल को उजागर करती है जो समाज की सामान्य दृष्टिकोण से परे होते हैं। इसमें विवाह के बंधन, रिश्तों की जटिलता और व्यक्ति के व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाया गया है। कहानी एक पुरुष और महिला के बीच अवैध संबंध पर आधारित है, जहां समाज की नैतिकता और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच टकराव होता है। और समीर 35 वर्षीय एक सफल बिजनेसमैन जो अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन शादी के वर्षों के बाद उसकी जिंदगी में एक खालीपन महसूस करता है। नैना 30 वर्षीय एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला जो अपने करियर में सफल है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में प्यार की कमी है। रेखा समीर की पत्नी जो घरेलू जीवन में व्यस्त है और अपने पति और परिवार से बहुत प्रेम करती है। करण नैना का प्रेमी जो एक कलाकार है और नैना के जीवन में मौजूद है, लेकिन वह उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता। समीर और रेखा की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों के बीच का रिश्ता शुरुआत में बेहद प्रेमपूर्ण था, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता धीरे धीरे केवल एक समझौते में बदल गया। रेखा अपने घर और बच्चों में पूरी तरह व्यस्त हो गई थी और समीर अपनी नौकरी और करियर में। दोनों के बीच संवाद की कमी बढ़ती जा रही थी और यह दूरी धीरे धीरे उनके रिश्ते को कमजोर कर रही थी। दूसरी तरफ नैना एक सफल वकील थी। वह खुद के दम पर अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन प्यार की कमी उसकी जिंदगी में एक अधूरेपन का एहसास करा रही थी। उसके जीवन में करण था जो एक कलाकार था, लेकिन करण और नैना के बीच का रिश्ता भी पूरी तरह सशक्त नहीं था। करण अक्सर अपने कला और करियर में इतना खो जाता था कि नैना की भावनाओं को समझने में असमर्थ रहता था। समीर और नैना की मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। समीर ने नैना को पहली बार देखा तो उसे उसके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता ने बहुत प्रभावित किया। नैना ने भी समीर की परिपक्वता और गंभीर व्यक्तित्व को सराहा। दोनों की बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी और वे एक दूसरे से मिलने लगे। समीर और नैना के बीच की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ने लगी। दोनों की मुलाकातों में पहले करियर और जीवन की चर्चा होती थी, लेकिन अब उनकी बातचीत निजी जीवन तक पहुंच गई। समीर ने नैना से अपने वैवाहिक जीवन की परेशानियों के बारे में बात की और नैना ने भी करण के साथ अपने अधूरे रिश्ते की बातें की। समीर को नैना के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। नैना उसे वह सुकून देती थी जो वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खो चुका था। दूसरी ओर नैना को भी समीर में वह साथी मिला जो उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझता था। समय के साथ समीर और नैना के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध बन गया। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और इस रिश्ते में एक नई ऊर्जा महसूस करने लगे। लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह रिश्ता समाज की दृष्टि में अवैध था और समीर और नैना दोनों इस बात से भलीभांति वाकिफ थे कि वे एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। समीर अपनी पत्नी रेखा और बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपने जीवन में खालीपन को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। नैना भी इस रिश्ते की जटिलता को समझती थी, लेकिन वह समीर के साथ समय बिताने के दौरान एक अजीब सुकून महसूस करती थी। समीर के मन में कई बार यह सवाल उठा कि क्या वह सही कर रहा है? क्या उसे अपने परिवार के साथ धोखा नहीं करना चाहिए? लेकिन हर बार जब वह नैना से मिलता तो उसके दिल की आवाज उसे इस रिश्ते को खत्म करने से रोक देती। नैना भी इस बात को समझने की कोशिश करती कि क्या वह किसी ऐसे रिश्ते में शामिल हो गई है जो उसे अंततः दुख ही देगा। और समीर और नैना के बीच का संबंध अब काफी गहरा हो चुका था और दोनों के बीच की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच समीर की पत्नी रेखा ने कुछ बदलाव महसूस किए। समीर अब घर पर कम समय बिताने लगा था और जब वह घर पर होता
तो भी उसका ध्यान कहीं और होता। रेखा ने कई बार समीर से पूछा, लेकिन हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। रेखा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि समीर उससे कुछ छुपा रहा है। एक दिन उसने समीर के फोन में नैना के कुछ संदेश देखे और उसे समझ आ गया कि समीर के जीवन में कोई और है। रेखा के दिल में आघात हुआ, लेकिन उसने इस बात को अपने अंदर ही दबा लिया। नैना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। करण ने नैना के व्यवहार में बदलाव देखा। उसने देखा कि नैना अब पहले की तरह उससे जुड़ी नहीं रहती और उसकी बातचीत में भी पहले जैसी मिठास नहीं रही। करण ने नैना से बात करने की कोशिश की, लेकिन नैना हर बार उसे टाल देती और समीर और नैना के रिश्ते की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। समीर के परिवार और नैना के दोस्तों को यह बात पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते पर सवाल खड़े किए। समाज की नजरों में यह रिश्ता अवैध था और यह दोनों के जीवन को प्रभावित कर रहा था। समीर और नैना के बीच भी अब इस रिश्ते को लेकर तनाव बढ़ने लगा था। नैना को समझ आने लगा कि यह रिश्ता उसे केवल दुख और समाज की नकारात्मकता दे रहा है। वह अब इस रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लेने लगी थी। समीर भी अपनी पत्नी रेखा और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा था। अंत में समीर और नैना ने यह फैसला किया कि वे अपने रास्ते अलग करेंगे। समीर ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और अपने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश की। नैना ने भी करण से अपनी भावनाओं को साफ किया और एक नई शुरुआत की। समीर और नैना के इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों की जटिलता और भावनाओं का गहराई से सामना करना जरूरी है। अवैध संबंध ने न केवल उनकी निजी जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी दुख पहुंचाया। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि जीवन में सच्चे रिश्तों की अहमियत क्या होती है और कैसे सही समय पर सही निर्णय लेकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो साथियों, आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें जरूर बताएं और आपको यह वीडियो कैसा लगता है। और साथियों, मेरा मकसद किसी को गलत संदेश देना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है। तो हम इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपने जीवन में सुखी रहे। धन्यवाद साथियों। और अब हम चलते हैं कहानी के दूसरी ओर। तो देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। लखिया ठीक ढंग से खिली भी न थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लखिया कितनी खुश थी। उसका पति कलुआ उसे जीजान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लखिया पर खरोंच भी नहीं आने देता था। महल्ले वाले लखिया की एक झलक पाने को तरसते थे, पर लखिया की यह खुशी ज्यादा टिक न सकी। कलुआ खेत में काम कर रहा था। वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लखिया विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लखिया ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज लखिया के कानों से टकराती, तो उसके सीने में हुक सी उठती। पर वह करती भी तो क्या करती। जिस लखिया की एक झलक देखने के लिए महल्ले वाले तरसते थे, वही लखिया अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मंचले लड़के छींटाक्षी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर लखिया अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लखिया, बीडीओ दफ्तर से कलुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है।
तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन लखिया ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो लखिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा, उस पर लखिया के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लखिया बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लखिया फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने लखिया को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लखिया ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने लखिया का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी लखिया के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से लखिया का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है, वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। लखिया थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर लखिया मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लखिया ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे लखिया के घर पहुंच गए। लखिया ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, लखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खा कर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लखिया चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लखिया को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशोवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब लखिया को अपनी बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही लखिया चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लखिया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन लखिया बिफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर कलुआ की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। लखिया के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि लखिया इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़ कर लखिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। लखिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और अब हम कहानी के दूसरे ओर चलते हैं। तो एक दिन सुबह सुबह पंडित जी दरवाजे पर आ धमके। उनके हाथ में पोथी पत्रा था। मैं डर गया।
दरवाजा खुलते ही उन्होंने तकरीबन डांटते हुए कहा, जानते नहीं आज पंचमी है? पंचमी? यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। पंचमी है तो क्या हुआ? इसीलिए मैं कहता हूँ घोर कलयुग है, घोर कलयुग। लोगों को अपने पितरों की फिक्र ही नहीं। एक मैं हूँ जो सबको याद दिलाता रहता हूँ। वे मुझे घूर रहे थे। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वे दोबारा बरस पड़े। यह पितर पक्ष है। आज ही के दिन तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुआ था, इसलिए आज के दिन तुम्हें श्राद्ध कराना चाहिए। अपनी बात के सबूत में उन्होंने मुझे पत्रा में वह दिन भी दिखाया जिस दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। उनके रहने की जगह स्वर्ग में है या नरक में, यह मैं नहीं जानता, पर पंडित जी के पत्रे के पन्ने में पंचमी की तिथि जरूर लिखी थी। 2 महीने पहले ही तो पिताजी की मौत हुई थी। मैंने पंडित जी को इज्जत से अंदर बिठाया। सबसे पहले उन्हें गर्मागर्म चाय पिलाई, फिर पूछा, पंडित जी आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, कृपा करके यह बताइए कि यह श्राद्ध क्यों जरूरी है? तुम क्या वाकई कुछ नहीं जानते इस बारे में? पितर की आत्मा इस पखवाड़े अपने प्रियजनों से भोजन पानी लेने के लिए बेचैन रहती है। पितर पक्ष में श्राद्ध करने से उन्हें शांति मिलती है। पंडित जी ने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, जैसे मेरे पितर उनके सामने हवा में दिखाई दे रहे थे। मैंने सुन रखा था कि आत्मा कभी नष्ट न होने वाली चीज है। यह सभी चीजों से परे है। यह न जलती है, न गलती है, न सूखती है। इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। फिर इसे भूख प्यास कैसे लगती है? इसे भोजन पानी की जरूरत क्यों है? यह मैं समझ नहीं पा रहा था, पर पंडित जी से बहस करके उन्हें और गुस्सा करना नहीं चाहता था। तो फिर मुझे क्या करना होगा पंडित जी? मैंने पूछा। कुछ खास नहीं। पास ही किसी बहती हुई नदी में पितरों की शांति के लिए तर्पण करना होगा। उसके बाद कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ दान देना होगा। उन्होंने ऐसे कहा जैसे यह कुछ भी नहीं है। तर्पण के लिए क्या करना होगा? मैंने उनके द्वारा बताई हुई चीजों को आनन फानन इकट्ठा किया। तर्पण न करके मैं पितरों का कोपभाजन नहीं बनना चाहता था। तो धन्यवाद।